नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, जो आने वाले वक्त में और बुरा प्रभाव डालने वाला है। क्लाइमेट चेंज, जिसको लेकर अब तक जितना खतरा विश्व के लिए सोचा गया था, खतरा उससे कहीं ज्यादा होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई जिसमें कहा गया कि अगर विश्व में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ा तो हम 40% गरीब हो जाएंगे। वहीं तापमान 2 डिग्री भी बढ़ा तो हम 16% तक गरीब हो जाएंगे। ये बदलाव देशों की जीडीपी पर बुरे असर की वजह से होगा, जिसका असर हर किसी पर पड़ने वाला है। ये स्टडी खास इसलिए भी है कि अब तक किसी भी स्टडी में क्लाइमेट चेंज के खतरे को इस हद तक गंभीर नहीं माना गया था। आज हम एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत इसी पर करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। खास मेहमान भी इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के कारण भविष्य में होने वाले खतरों को लेकर एनडीटीवी ने सतना विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से बातचीत की, उनसे इन पर प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर ली। क्या कहा छात्रों ने, आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज के इस वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए चिंता का एक सबब है। आज हम सतना शहर में एकेएस यूनिवर्सिटी कैंपस में आए हैं, उन स्टूडेंट्स के बीच में जो एनवायरमेंटल रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लगातार स्टडी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आज से इस वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, उसको वो किस नज़रिए से देखते हैं। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज देवांश पांडे। देवांश, कैसा देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग को? सर, आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया, स्पेशली इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, बट इन इंडिया इट्स स्पेशली रियली important. There are things like desertification, acidification of ocean, biodiversity loss, and loss of fertility of land, causing the decrease in GDP of overall world and causing the global warming. क्या महसूस करते हैं जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, इससे कितना फर्क देख पाते हैं? सर, ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोगों के बीच में साक्षरता ले आए, मतलब एजुकेशन भी एक अवेयरनेस हो, क्योंकि गांव में या आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें ऐसी तकनीकों को यूज़ करना चाहिए जिससे कम पॉल्यूशन हो, कम गैसें, जो मतलब मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब कम निकले, जिससे हमारा पॉल्यूशन जो हो कम हो। मतलब इस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जीडीपी पे, फाइनेंशियल पार्ट पे कितना देख पाते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्टडी ये बोलती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ेंगे हमारे जीडीपी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। यस सर, जीडीपी पे इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। ये एक बहुत ही सत्य बात है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जब कोई भी, जैसा कि अगर भारत का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई सारी चीज़ें भारत की, विश्व की नष्ट होंगी। जैसे कि इसका सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ेगा खेती पे पड़ेगा। तो खेती ही एक, कह सकते हैं, हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, एक भारत का, कह सकें भारत का, विश्व का भी। तो खेती ही जब नष्ट हो जाएगी तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करवानी पड़ेगी, तो उससे नुकसान होगा। सर, बेसिकली ये चीज़ सच है कि हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण भी हम मनुष्य ही हैं। हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उनके पे हम खर्च करने की, उसमें कि हम किसी भी चीज़ें, जैसे हम एयर कंडीशनर से ही ले लें, हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए कि हमें गर्मी ना लगे, हम एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं। बट वही चीज़ें जो उसमें से गैस इफेक्ट जो बाहर निकलती है गैस, उससे जो इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इम्पैक्ट करता है। वो कहीं ना कहीं एड ऑन कर रहा है उस ग्लोबल वार्मिंग पे। क्या नाम बेटा? शांभवी रघुवंशी मेरा नाम। शांभवी, क्या देखती हैं इसको? मेरे हिसाब से लोग अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि लोग एयर कंडीशनर, जैसे कि इन्होंने कहा, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अपनी खुशी के लिए काफ़ी टाइम गाड़ियों से आना जाना प्रेफर करते हैं। लोग अपनी मतलब अपना हेल्थ नहीं देख रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। सर, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट केवल एक जगह नहीं है, केवल इन्वायरमेंट में बस नहीं है, हर जगह देखने को मिलता है। इसमें हमारे जो देश की आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज़ में प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम इन्वायरमेंट में देखें तो पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है। इससे एक जो चैन होती है, फूड चैन होती है, वो हमारे आर्थिक विकास में भी बाधा डालती है। जैसे अगर अनाज पूरी तरह से ख़त्म होता है और जैसे वनों की कटाई भी हो रही है, तो उस हिसाब से अगर अनाज खत्म होता है तो हमें आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। बड़ा
प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बात अत्यंत चिंताजनक है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ना सिर्फ पशु पक्षियों को, हमारी जीवन शैली पर, बल्कि अब जीडीपी पे पड़ने पा रहा है। अगर ऑस्ट्रेलियन स्टडी को ही माने तो जिस प्रकार से टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 44, 45, 46 डिग्री होता था और 48 हो गया है और अब 50 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अत्यंत परेशानी का सबब है। और विकास की इस विचारधारा में विकास की तरफ भागते भागते कहीं हम अपने पर्यावरण को और अपने आप को ना खो दें। सतना की एकेएस यूनिवर्सिटी से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी हमारे साथ आईआईटी बॉम्बे से, श्वेता नारायण हमारे साथ हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, अशोक गोयल हैं, इकोनॉमिक्स्ट हैं हमारे साथ, विजय सरदाना है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, और प्रोफेसर आशीष गुप्ता हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल श्वेता नारायण आपसे है, क्लाइमेट एक्सपर्ट आप हैं। श्वेता, वाकई में चिंता वाली बात, और आगे जिस तरीके के अंदेशे लगाए गए हैं, अंदेशा इसको लेकर लगाया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जीडीपी पर इसका असर पड़ेगा। 4 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो 40% हम और गरीब हो जाएंगे। थैंक यू ज्योति जी। बहुत गंभीर रिपोर्ट है, बट सच बताऊं तो मुझे बहुत अचंभा नहीं हुआ ये देख करके, क्योंकि अगर आप किसी भी क्लाइमेट कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्चर या पॉलिसी एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो ये बात काफी हद तक लोगों को पता है। साइंटिस्ट इसके बारे में काफी वार्निंग्स दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, ये रिसर्च और ये नंबर जो हमने देखा है वो शायद हम पहली बार देख रहे हैं, बट इसका अंदेशा बहुत समय से है। और एक बात में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, तो एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि ये भविष्य का प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी हमारे साथ हो रहा है। जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, पिछले साल तापमान 50 डिग्री 52 डिग्री तक पहुंच गए थे। जो हीट वेव्स पहले 2-3 दिन के होते थे अब 2-3 हफ्ते के होने लगे हैं। जहां बारिश जिस तरह से होती थी वहां पे अब हर अगले साल पे आप देख रहे हैं कोई एक गंभीर या तो फ्लड्स हो रहे हैं या साइक्लोन हो रहे हैं या सूखा पड़ रहा है। तो ये जो हम 2100 की तो बात ही ना करें, अभी हम बात कर लें हमारा अभी का नुकसान क्या हो रहा है। और एक और बात है कि 4 डिग्री तापमान, ऐसा कभी ना हो कि 4 डिग्री तापमान तक हम बढ़े, क्योंकि उस समय हमें जीडीपी की चिंता नहीं करनी होगी, अपनी जिंदगी की चिंता करनी होगी। मुझे नहीं लगता है कि काफी लोग जीवित रहेंगे 4 डिग्री तापमान की, जीडीपी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ तो जीना और मरने वाली बात है। और इस गंभीरता से हमें इस बात का एक तो इस पे चर्चा करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मतलब चर्चा अब काफी नहीं है, अब हमें दिखाना पड़ेगा कि हम किस तरह से कोई एक्शन ले रहे हैं जिसमें हम इस तरह की इस गंभीर स्थिति से अपने आप को बचा सके। और एक फाइनल बात है कि हम आर्थिक और अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ये माना जाता है कि आज चाहे कितना भी महंगा हो क्लाइमेट एक्शन में काम करने का, जो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट क्राइसिस हो रही है, कोल, ऑयल और गैस, उसके एक्सपेंशन की वजह से अधिकतर ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। चाहे जितना भी एक्सपेंसिव हो आज की डेट में क्लाइमेट पे एक्ट करने का, वो भविष्य के जो कॉस्ट हैं उससे तो कम है। तो ये हमारे आर्थिक ये हमारे बेनिफिट है कि अगर आज हम इस पे अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोक सके तो ये हमारे भविष्य के लिए बहुत मतलब आर्थिक और जीवन लोगों को बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें तो मतलब कोई दो बात होनी ही नहीं चाहिए कि कोई भी सरकार इस पे एक्शन ना ले। जी बिल्कुल। प्रोफेसर चेतन सिंह, जिस तरीके से श्वेता ने बताया अभी, और कि जो खतरे हैं वो कहीं ज़्यादा है जितना ज़्यादा सोचा जा रहा है, और ऐसी स्टडी में जिस तरीके से इस बार खुलासा किया गया है, बताया गया है, ये रिपोर्ट जो सामने आई है, ऐसा पहले कभी भी नहीं आया। सिर्फ देश की चिंता नहीं, पूरे विश्व भर की ये चिंता है। आपको लगता है ऐसे में जो काम होना चाहिए वो हो रहा है? ज्योति जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, आपने भी बताया और श्वेता जी ने भी बताया कि मुद्दा है और कई दशकों से बताया जा रहा है। और बात सिर्फ इकोनॉमिक की नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेटली आपके डिबेट का टाइटल भी इकोनॉमिक लॉस होगा, इसलिए हमें कान खड़े हुए कि हम लोग सोचने लगे।
पर ये बात इकोनॉमिक्स की नहीं है। जब 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा सामान्य से ज्यादा, तो मनुष्य जीवन के अस्तित्व पे ही प्रश्न है। और दुर्भाग्य से मैं देखता हूँ, मैं आईटी का प्रोफेसर हूँ, 11 साल की यात्रा पर निकला हूँ, एनर्जी स्वराज यात्रा। उसका उद्देश्य है कि जन जागरण हो, लोग ये समझे कि क्लाइमेट चेंज विषय क्या है और क्यों हुआ और कारण क्या है, कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि ये 99% लोग, उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, ये समझते नहीं कि सॉल्यूशन क्या है। और मैं आइंस्टाइन का हमेशा एक कोट यूज करता हूँ। आइंस्टाइन ने कहा था कि जिस समस्या को जिस सोच ने खड़ा किया है, उसी सोच से हम उसको हल नहीं कर सकते। तो श्वेता जी ने कहा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट की जरूरत ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन और ज्यादा टेक्नोलॉजी, और ज्यादा प्रोडक्शन, और ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन, और ज्यादा सोलर, और ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमारी धरती में साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, पर धरती का साइज नहीं बढ़ रहा है, धरती के रिसोर्स नहीं बढ़ रहे, मिट्टी नहीं बढ़ रही, मिनरल्स नहीं बढ़ रहे। तो पहले तो पूरे विश्व को यह समझना पड़ेगा कि धरती सीमित है, इसलिए हमारी जरूरतें सीमित होना चाहिए। और ये चिंता क्यों नहीं, जो आपके टाइटल दिख रहा है स्क्रीन पे इस समय, क्यों चिंता नहीं, मुझे रोज आश्चर्य होता है। मैं अपना घर से 11 साल घर नहीं जाऊंगा, मैंने संकल्प लिया है, पर मैं रोज सोचता हूँ कि जब इतने आंधाधुंध ये हो रहा है, उसका असर दिख रहा है, गर्मी की हीट वेव्स आ रही है, बाढ़ आ जाती है, अभी लॉस एंजलिस में आग लगी, दुनिया भर में इसके प्रमाण हमारे जीवन में रोज दिखते हैं। फिर भी ये सबकी चिंता का विषय क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आजकल ज्योति जी, मैं हर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब मैं लेक्चर देता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये ऐसा समय आ गया कि हमको सारे काम बंद कर देना चाहिए। यदि स्कूल कॉलेज को बंद भी करना पड़े 1 महीने 2 महीने के लिए, तो करना चाहिए। यदि हमारे बच्चों ने 1 महीने कम पढ़ाई की तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनके जीवन में, पर उन्होंने एक क्लाइमेट चेंज की गंभीरता को नहीं समझा तो उनके जीवन को बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे जीना कठिन होते जाएगा। आपने कहा 40% लोग, गरीबी बढ़ जाएगी, 40% लोग। आप सोचो उन सब लोगों के जीवन का क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे होगा। इसलिए बहुत ही गंभीर समस्या है, और सारे काम छोड़ के सरकार को, इंडस्ट्रीज को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। और उसमें करना क्या है, एक्चुअली सॉल्यूशन कुछ ना करना है, क्योंकि हमने कुछ कर करके इतनी सारी समस्या खड़ी की है। तो रियल सॉल्यूशन है कुछ ना करें, कुछ कम करें, कुछ कम टेबल करें, कम एसी चलाएं, कम घर छोटा बनाएं, फ्रिज कम छोटा रखें। ये सब उसके सॉल्यूशन है। जब ये समझ लेंगे तो बिना पैसे के हम एक्चुअली बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम सोलर ये क्लाइमेट चेंज को सॉल्व कर पाएंगे। जी अशोक जी, जिस तरीके से अभी प्रोफेसर चेतन सिंह, हमने बात, आपने जिस तरीके से कहा कि सिर्फ जीडीपी इसका मुद्दा नहीं है, हम सिर्फ जीडीपी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम उस जिंदगी की भी बात कर रहे हैं जिस पर आने वाले समय में असर इसका पड़ेगा और उसको कैसे कम किया जा सकता है। और शुरुआत अगर अभी से भी की जाए तो भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है। अशोक गोयल इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या लगता है आपको? देखिए, देखा ये भी जा रहा है कि देशों में क्लाइमेट चेंज को रोकने पर जो सहमति है वो भी कहीं एक राय नहीं है, उसमें भी एक रूपता नहीं दिखती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि इस दिशा में काम जिस तरीके से होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, वो उस तरीके से नहीं हो रहा है। ज्योति जी, सर्वप्रथम आपको और एनडीटीवी के सारे दर्शकों को नवरात्रि की और ईद की मुबारकबाद। जहां तक सहमति का प्रश्न है, सहमति इस टाइप से होना चाहिए कि जब आप उसके दुष्प्रभाव को बताएंगे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो उससे कृषि प्रभावित होगी, उससे उद्योग प्रभावित होंगे, और जब कृषि और उद्योग प्रभावित होंगे तो उस देश की जीडीपी इफेक्ट होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो देश में निरंतर रूप से गरीबी की ओर वो देश अग्रसर होगा। इस प्रकार से स्कूल से, कॉलेज से, मीडिया से, सभी माध्यमों से व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपको ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए हर व्यक्ति को जो भी वो प्रयास कर सकता है, अपनी कार के माध्यम से, अपने आसपास के माध्यम से, प्लांटेशन करके, वृक्षों को न काट के, जिस हिसाब से भी वो कर सकता है वो करे, ताकि जो 4% जब डिग्री में जब बढ़ जाएगा तो उससे कितना इफेक्ट होगा, 40% तक का जो गरीबी, आपने बोला कि गरीबी बढ़ जाएगी, तो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का भी इस पे इफेक्ट होगा, और जब स्वास्थ्य का इफेक्ट होगा तो उसकी कार्य क्षमता भी इफेक्ट होगी। तो इन सब चीजों के लिए मोटिवेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो टीवी का आपका, जैसा आप
अपनी एनडीटीवी के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज जब कैलिफोर्निया में जिस प्रकार आग लग रही है, भूकंप आ रहे हैं, तो ये सब कारण ग्लोबल वार्मिंग का ही है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण ये सब चीज हो रही है। इस पे निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रिंट मीडिया भी कर सकता है। तो आपसी समन्वय की स्थापना शासन, प्रशासन, देश और नीचे लेवल से भी उनको करना चाहिए। पंचायतों से, जिला परिषद से जागरूकता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आप बता रहे हैं। विजय सरदाना भी हमारे साथ हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। विजय, सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का जो असर पड़ता है वो एग्रीकल्चर पर पड़ता है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या लगता है आपको कि अभी से अगर थोड़ी सी शुरुआत की जाए, एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए अपने लेवल पर, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आप इसको अलग ढंग से मत देखिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज को ऐसे समझते हैं जैसे कोई ये बाहर की चीज जी। आज आपकी बॉडी में अगर 104 टेम्परेचर होता है तो आप क्यों परेशान होते हैं? आपको क्यों कहा जाता है कि लू में मत निकलो? क्योंकि आपका जो अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है, आपको बेहोशी हो सकती है, आपका कोई भी अंग काम करना बंद कर सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। टेम्परेचर का असर किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है। क्लाइमेट चेंज को आप अलग ढंग से एक अलग सब्जेक्ट बना के मत देखिए। हम लोगों ने सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड करके अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलाने की आदत बना दी। प्रॉब्लम हम लोगों के साथ क्या है? हम लोग सिंपल कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं क्लाइमेट चेंज कोई और कर रहा है, इसका असर किसी और पे होगा और हम देख लेंगे, जब होगा तब देख लेंगे। सवाल यह है कि क्या जब आपके आसपास का वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके शरीर में जब असर करता है तो क्या पौधों के शरीर में असर नहीं करेगा? जानवरों के शरीर में असर नहीं करेगा? आपके आसपास जितने कीड़े मकोड़े हैं उनके शरीरों पे असर नहीं करेगा? आप जिस बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती के लिए, क्या उनके बिहेवियर में फर्क नहीं करेगा? हर चीज पे फर्क आएगा, क्योंकि आपके आसपास टेम्परेचर बदल गया है और जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है वो काम करता है आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स पे। कोई मशीन नहीं है जी। जो पौधा है उसके अंदर भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे आपके शरीर में है। जब हमारे और आपके शरीर के अंदर टेम्परेचर राइज होता है तो वो माल फंक्शनिंग करने लगता है। जब वो माल फंक्शनिंग करता है तो इसी तरह से पौधों में माल फंक्शनिंग होती है, जानवरों में होती है, कीड़ों में होती है। माल फंक्शनिंग का असर क्या होगा? माल फंक्शनिंग का असर यह होगा कि जिस पौधे को 1 टन 1 एकड़ में फसल देनी है वो कम देगा जी, आधी देगा, चौथाई देगा। कितनी देगा वो डिपेंड करता है वो पौधा कौन सा है। उदाहरण के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं दर्शकों को बता दूं, अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका जो वीट प्रोडक्शन है वो 10 से 20% कम हो जाएगा, चावल 10 से 15% कम हो जाएगा, मक्का 12 से 20% कम हो जाएगा, सोयाबीन 8 से 12% कम हो जाएगा, आलू 25% तक कम हो जाएगा, कपास 8% कम हो जाएगी, कॉफी और चाय भी 12 से लेकर 30% तक कम हो जाएगी। ये है उनकी आंतरिक। अब ये क्यों होगा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूं, टाइम नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब फसल कम होगी, आबादी बढ़ रही है, आपकी जरूरतें उतनी है तो महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो आप सबसे पहले अपने खाने पे खर्चा करेंगे या टीवी खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे या कपड़े खरीदेंगे। तो जैसे ही फूड इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है तो महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो जितनी नॉन एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सब घटेंगी, जो हमने कोविड में देखा। कोविड को रेप्लिकेट कर रहे हो आप क्लाइमेट चेंज में, याद रखिएगा इस बात। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी डिस्टरबेंस होगा किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटीज और कमर्शियल एक्टिविटी अपने आप कम होंगी जी। इसके लिए क्लाइमेट चेंज कोई मंत्रालय या सरकार या पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे कानून नहीं चाहिए, क्योंकि कानून वालों भी कुछ नहीं कर सकते, उनको भी वही असर होगा। प्रधानमंत्री चाहे तो फसल बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई पॉलिसी काम नहीं आएगी, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, कोई इशू काम नहीं आएगा।
तो इस बात को समझना होगा कि जो वास्तविक स्थिति है उसको सरकार की तरफ ना देखें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की है जी, जो कलेक्टिव इस पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पर्यावरण अपनी को बिगाड़ रहा है। निभानी होगी, बिल्कुल। प्रोफेसर आशीष गुप्ता भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर आशीष, कैसे इस तबाही से बचा जा सकता है? जैसे कि विजय सरदारा जी ने बहुत डिटेल में बात समझाई कि पॉलिसीज इस पर कोई काम नहीं करेंगी, इस पे कलेक्टिव सबका काम है जो इकट्ठे होकर सामने आकर सबको करना होगा, और अब पीछे हटने का वक्त या फिर ठहर कर सोचने का वक्त नहीं है। कैसे इस तबाही से बचा जा सकता है? जी ज्योति जी, पहले तो आपको और अभी सभी शिक्षाविद जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुछ फैक्ट्स पर बात करना चाहूँगा जो अभी सरदाना जी ने कहा, वो बहुत ही रेलिवेंट है इस सिनेरियो के अंदर के कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और एक बात कुछ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि प्राकृतिक आपदाओं में जो वृद्धि होगी तापमान बढ़ने से, अब मैं इकोनॉमिक्स की अगर बात इसमें करूँ कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, और अगर ये आपदाएं बढ़ेंगी तो जो गरीब किसान ऑलरेडी पहले से ही गरीब है, महंगाई अभी भी कम नहीं है, वो उसकी पहुंच से और बाहर होता जाएगा, उसके लिए जीवन जीना मुश्किल होता जाएगा। अत्यधिक गर्मी, सूखा और अनियमित बारिश से फसलों की पैदावार तो निश्चित तौर पर घटेगी, भोजन की कीमतें ही बढ़ेंगी। अब आप मुझे कह रहे हैं कि इससे निपटा कैसा जाए? बहुत सीधी सी बात है कि पूरा देश, पूरी दुनिया यही बात पर हमेशा ध्यान देती है कि हमारा जीडीपी कितना बढ़ा, या हम आज हमारी ग्रोथ रेट क्या है, या हम पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने कितनी तरक्की की। हम जीडीपी की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमको सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए ग्रीन जीडी पर फोकस करना चाहिए। ग्रीन जीडीपी इज मोर फोकस टुवर्ड्स कीपिंग एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इनटू अकाउंट। सबसे जरूरी यही है कि ग्रीन जीडीपी, हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमने 2 पेड़ काट लिए तो उससे हमने 100 रुपए तो ज्यादा कमा लिए, उससे हमारी जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन जो पेड़ काटने की वजह से जो जनजीवन को नुकसान हुआ है उसकी हम कहीं पर बात नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे अधिक दिक्कत अत्यधिक गर्मी से जो बीमारियां बढ़ेंगी, हीट वेव होगी, डेंगू मलेरिया बढ़ेगा, उससे और भार देश के ट्रेजरी के ऊपर पड़ेगा। सबसे अधिक दिक्कत जो है, हमारा देश आज भी इतनी जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है, अगर स्वास्थ्य सेवाओं पर ही इतना दबाव पड़ेगा जिससे सरकार को अधिक खर्च करना पड़ेगा, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी 15% तक, जिसका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन घट जाएगा, चीजें और महंगी ही हो जाएंगी अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम यहाँ पर बात करें। और अभी ये प्रोफेसर जो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अगर ये कोई चीज पर हमको पहले जीने का सोचना चाहिए, ना कि स्कूल जाने का। अगर 1-2 महीने कोई नहीं भी पढ़ेगा, वो खैर उस बात पर भी मैं अपना अपना अगर मत रखना चाहूँ तो ज्यादा जरूरी यही है कि हाँ, हमको अब किस तरह से अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को, आज हम 180 देशों की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 177वां स्थान है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। देश का सबसे प्रदूषित शहर, मैं उत्तर भारत से आता हूं, तो आज नई दिल्ली की अगर हम बात करें, सबसे प्रदूषित शहरों में लगातार नई दिल्ली की ही बात है। और लास्ट के 2 महीने जो साल के आखिरी के होते हैं, दिसंबर और जनवरी, ये एक इस तरह का जोन बन जाता है कि जहां पर आपको ये कहते हैं कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी आप दिन की 20-30 सिगरेट पीकर ही घर पर आ रहे हैं, चाहे आप नॉन स्मोकर भी हैं तो। एक बायोडायवर्सिटी हैबिटेट का ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है, आम जनजीवन के पहुंच से जीवन जीना ही बाहर हो जाएगा। और G20, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये भी सर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारी स्टडीज आप उठाकर देख लीजिए। पिछले 4-5 साल का डेटा ही कुछ इस तरह से बताता है कि अगर ये जलवायु का परिवर्तन नहीं किया गया तो कम से कम 25% तक जीडीपी घटेगी, सकल घरेलू उत्पाद घटेगा। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखते हैं, इसके लिए हम मछली पालन पर फोकस करते हैं। हमने 2700 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जो हर पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ते 3 से 4% बढ़ ही रहा है। अगर ये पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है तो कहाँ मछली के इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ ये फसल होगी, किस तरह से सर्वाइव किया जाएगा, ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है। जी श्वेता नारायण, बहुत वक्त से आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण की तरफ जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट को जिस तरीके से तवज्जो दे रहे हैं और पर्यावरण को इग्नोर कर रहे हैं, दोनों साथ साथ चल सकता है, संभव है? ये सवाल तो आई थिंक बहुत बार इस पे डिबेट हो गया होगा, लेकिन आप आज की स्थिति देख लीजिए। और प्रोफेसर आशीष ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि आज हमारा पर्यावरण किस
हद तक बिगड़ चुका है। आप सांस नहीं ले सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों की बात करें, हम भविष्य किसके लिए बना रहे हैं, ये देश किसके लिए बन रहा है? जिन लोगों का ये भविष्य है, जिन लोगों के लिए ये सब, जिनके नाम पे ये सब किया जा रहा है, उनके तो सांस लेने की ताकत तक नहीं है। उनकी तो अभी ऐसी स्थिति है, स्वास्थ्य अगर आप देख लें तो 40-50 साल से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी तरह से जी पाएगा। तो हम किस दिशा में चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, ये सवाल सारे पैनलिस्ट ने ये सवाल बहुत अच्छी तरह से रख दिया है। और मुद्दा यही है कि क्या ये विकास है, क्या ये विनाश है, और इसकी कीमत क्या है। कीमत हम तो अगर आर्थिक, अभी हम जीडीपी की सिर्फ बात कर रहे हैं, और प्रोफेसर गुप्ता ने अभी बताया स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ेगा उसकी तो हम गिनती ही नहीं कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य पे कितना असर हो रहा है और होने वाला है, और उसके वजह से देश में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना असर होगा, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं कर रहा है। तो हम मतलब हमारे पास आंकड़े ही सही नहीं है। और तो हम ये कॉन्वर्सेशन की ये पर्यावरण और औद्योगिकरण साथ में चल सकता है कि नहीं, इसकी अगर हम बात करना चाहें तो पहले हमारे पास सारा डेटा हमारे सामने होना चाहिए। आज की डेट में हमारे पास सारा डेटा नहीं है। जो हमें औद्योगिकरण के फेवर में जब सवाल बताए जाते हैं तो तर्क ये दिया जाता है कि इससे विकास होगा, लोगों के जॉब्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो हमें नहीं बताया जाता है कि हमारी वायु प्रदूषण होगा, पानी खराब हो जाएगी, लोगों को जितनी शायद उनकी आय बढ़ेगी लेकिन उनके खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को खतरा होगा। आय बढ़ेगी लेकिन स्वास्थ्य, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर उस आय का क्या, उस ग्रोथ का क्या। प्रोफेसर आशीष गुप्ता, आप जाते जाते क्या आपकी तरफ से एक ऐसी सलाह सभी लोगों के लिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बर्बादी हो रही है उसको रोकने के लिए अपनी तरफ से कोई एक स्टेप आगे आना चाहे, क्या किया जा सकता है? अगर व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत स्तर पर अपने योगदान की बात की जाए तो बहुत साधारण सी बात है कि ऊर्जा बचाएं, पेड़ लगाएं। बहुत सिंपल है, और ये कई सालों से भी कहा जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और स्थानीय और टिकाऊ उत्पाद खरीदें। वेस्टेज को जितना कम करेंगे उतना ही, अगर व्यक्तिगत स्तर पर मैं बात करूं तो उससे निपटा जा सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, जो कि हम बहुत ध्यान भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, डीजल वाहन है या कोल से उत्पादित बिजली है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सोलर इंडिया मिशन के तहत भी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भी है, मुफ्त बिजली योजना है कि हाँ, सोलर पैनल्स लगाए जाएं। ये इस तरह की ऊर्जा है जिससे हम मतलब एक सौर ऊर्जा का बेहद लाभ उठा पाएंगे, जिससे कोल पर और हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर भार बेहद कम पड़ेगा, ट्रेजरी पर इसका भार कम पड़ेगा। अब हमारा एक कृषि प्रधान देश है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कृषि ही अगर हम सुधार नहीं कर पाएंगे तो बाकी के क्षेत्र जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट भी इसमें कम ही रहेगा। अगर हम इस बात को समझेंगे, एक्सपोर्ट अगर कम रहेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। हम दुनिया भर में अभी एक टैरिफ वॉर चलने की स्थिति आ चुकी है। इट इज काइंड ऑफ जी प्रोफेसर आशीष जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात हमसे शेयर की। प्रोफेसर चेतन और श्वेता नारायण, वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। शुक्रिया, आपने जो भी बातें बताई, जो तमाम सलाह आपने दी लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अशोक गोयल, आपका भी शुक्रिया। विजय सरदाना और प्रोफेसर आशीष गुप्ता, बातचीत के लिए शुक्रिया। बोलने से बदलेगा में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।